students, I am पवन कुमार स्वामी and welcome to SST classes। जैसा कि आप सबको पता है, हमने 10th क्लास CBSE के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज वाला जो चैप्टर वो स्टार्ट किया हुआ है और उसके अलग अलग टॉपिक अभी तक अपन कवर कर चुके हैं, जिसमें मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ा, अपन ने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, फंक्शंस के बारे में पढ़ा और नेसेसिटी के बारे में पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग भी और मार्क के यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ये जो टॉपिक है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस टॉपिक को पूरा देखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे और आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाए और जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर आप बिना किसी डाउट के उसको आसानी से लिखकर और पूरे नंबर प्राप्त कर सके। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कुछ देर किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को भी अपन एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक यही है, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, यानी कितने राजनीतिक दल किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पर्याप्त होते हैं, यानी कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। इस टॉपिक के अंदर अपन ये सारा का सारा कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन अलग अलग पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पहले वाली बात से स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो ग्रुप ऑफ सिटीजन और पूरी तरह से फ्री होते हैं कि वो कोई भी पार्टी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो इस आधार पर हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज मिलेंगे। वैसी सिचुएशन हमारी कंट्री के अंदर भी है। अगर हम हमारे इलेक्शन कमीशन जो हमारा जो चुनाव आयोग है उसके आधार पर अगर अपन डेटा देखें तो उसके आधार पर हमारे देश के अंदर 750 से भी ज्यादा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जो मैंने लिखा हुआ भी है, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर लगभग 750 से भी ज्यादा राजनीतिक दल जो क्या है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत हैं। लेकिन ओनली हैंडफुल पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शन। लेकिन क्या आप मेरे को बताइए, अगर 750 से ज्यादा राजनीतिक दल रजिस्टर्ड है तो क्या सारे के सारे राजनीतिक दल जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों में बराबरी की क्या होती है, टक्कर होती है? नहीं, उनमें से कुछ ही गिने चुने राजनीतिक दल होते हैं जो इलेक्शन में ऐसा अपन सोचते हैं कि भाई हाँ, इनके बीच में कड़ी टक्कर है और इन्हीं में से कोई सा एक जीत कर क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है कि मुट्ठी भर राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप से नहीं, रियल कंटेंडर्स होते हैं और उन्हीं में से कोई चुनाव जीत कर क्या करता है, सरकार बनाता है। जैसे अपन चुनाव में देखते भी है ना, चुनाव होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ ही राजनीतिक दल होते हैं जो अपने को ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपटीशन में, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इस तरह के राजनीतिक दलों के बीच में ज्यादातर क्या होता है, कंपटीशन होता है। बाकी के राजनीतिक दलों में इतना कंपटीशन नहीं होता है। तो इस आधार पर आज का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पार्टी सिस्टम। ये पार्टी सिस्टम क्या होता है और किस तरह से इनको किसी कंट्री के अंदर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से इस टॉपिक को समझिए ताकि कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम में केवल वन पार्टी को अलाउ होता है कि वो पूरी जो गवर्नमेंट होती है उसको कंट्रोल कर सकती है और उसको क्या कर सकती है, रन कर सकती है। कहने का मतलब है एक राजनीतिक दल को सारा का सारा दायित्व दिया जाता है कि वही क्या करे, सरकार के ऊपर नियंत्रण बना के रखे और वही सरकार को चलाए। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। इस प्रकार का जो पार्टी सिस्टम होता है उस पार्टी सिस्टम के अंदर केवल एक ही पार्टी होती है जिसको अलाउ किया जाता है कि भाई आप जो है गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हो और गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, रन भी कर सकते हो, यानी सरकार को चला भी सकते हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन चाइना का ले सकते हैं, जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि चाइना के अंदर एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसी पार्टी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की बात आती है या सरकार की चलाने की भी बात आती है, तो उसी पार्टी को हमेशा क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर और राजनीतिक दल नहीं है। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज,
यानी लोगों को पूरी आजादी है कि वो क्या कर सकते हैं, राजनीतिक दल बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इट डज नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर ए पावर। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टी तो बना सकते हैं लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिलता है कि भाई वो पावर के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या कर सके, कंपीट कर सके, क्योंकि वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वहां का जो चुनावी प्रणाली है, वो उन्हें ऐसा नहीं करने देती। यानी वो उनको इस तरह से मतलब कि रोकती है इस चीज को कि भाई आप पार्टी तो बना सकते हो लेकिन आपके पास मौका नहीं है कि आप सत्ता में आकर सत्ता को क्या कर सको, चला सको। तो ये जो है किसके अंतर्गत आता है, वन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत आता है। मैंने बताया कि एक जो पार्टी होती है, केवल एक ही पार्टी को क्या दी जाती है, परमिशन दी जाती है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके या रन कर सके। इसका एग्जांपल मैंने बताया चाइना इसका सबसे बेस्ट क्या है, एग्जांपल है। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या अगर किसी देश के अंदर इस प्रकार का पार्टी सिस्टम है तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे? नहीं, वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। यानी डेमोक्रेटिक जिस कंट्री के अंदर अरेंजमेंट है उसके लिए ये प्रॉपर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होता है उसके अंदर कम से कम 2 राजनीतिक दलों का होना तो जरूरी है, ताकि दोनों को फेयर चांस मिल सके, कोई सा भी सरकार बना सके चुनाव जीत कर। लेकिन यहाँ पर तो क्या देखने में आ रहा है, केवल एक ही पार्टी है जिसको सब प्रायोरिटी मिल रही है और वही सबसे ज्यादा क्या कर रही है, गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर रही है और रन कर रही है। तो ये था अपना वन पार्टी सिस्टम, जिसमें अपन ने किसका एग्जाम्पल पढ़ा, चाइना का। चलिए अब दूसरे पे आते हैं, टू पार्टी सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है, इन सम कंट्रीज सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड विन ए फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। क्या होता है कि मतलब कई देश ऐसे होते हैं जहां पर कई राजनीतिक दल होते हैं, और ऐसी बात नहीं है, राजनीतिक दल भी होते हैं, वो चुनाव लड़ते भी हैं, और जो नेशनल लेजिस्लेचर होता है, राष्ट्रीय विधायिका होती है, उसमें उनको कुछ सीट भी जीतने को मिल जाती है। यानी कैसे ना कैसे करके वो कुछ सीट्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, चुनाव जीत भी लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव ए सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। लेकिन देखने में क्या आता है कि केवल 2 ही राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनके बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। यानी उन्हीं में से कोई एक दल जो है वो क्या कर पाता है, मेजॉरिटी में सीट जीतकर और क्या कर पाता है, सरकार बना पाता है। यानी अपनी मेजॉरिटी प्रूव करके क्या बना पाता है, सरकार बना पाता है। बाकी राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर पाते। यानी जो 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके बीच में ही गवर्नमेंट की जो पावर वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। कभी किसी पार्टी के पास, कभी पहली पार्टी के पास, कभी दूसरी। यानी 2 मेजर पार्टी जो होती है उनके बीच ही कंपटीशन होता है, और उन्हीं में से चांस होता है कि कोई एक पार्टी चुनाव जीत कर क्या करे, सरकार बनाए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन से पार्टी सिस्टम का, 2 पार्टी सिस्टम। अगर अपन यूके की बात करें तो यूके के अंदर 2 पार्टीज हैं। कौन कौन सी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और एक लेबर पार्टी। तो मुख्यतः चुनाव उन दोनों के बीच में होता है, उन्हीं में से कोई एक पार्टी क्या करती है, सरकार बनाती है। तो इस प्रकार का पार्टी सिस्टम जो होता है उसको कौन सा पार्टी सिस्टम बोलते हैं, 2 पार्टी सिस्टम, जिसमें क्या होता है, 2 मेन पार्टी जो होती है उन्हीं के बीच इलेक्शन होता है, और उन्हीं में से एक पार्टी क्या करती है, मेजॉरिटी प्रूव करके सरकार बनाती है, जिसका मैंने उदाहरण बताया आपको, यूएसए एंड यूके। तीसरे नंबर का जो पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। यानी इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, उन सबको बराबर क्या दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है, इफ सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव ए रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर आइदर ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स। इस सिस्टम में क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कई राजनीतिक दल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्शन कंपीट करते हैं, किसके लिए, पावर के लिए, सत्ता में आने के लिए। और क्या होता है कि 2 से ज्यादा राजनीतिक दलों के पास पूरा अवसर होता है। क्या अवसर होता है कि वो सत्ता में आ सकते हैं, या तो अपने दम पर वो बहुमत सिद्ध करके सरकार बना सकते हैं, और अगर खुद के दम पर वो अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ क्या मिलकर क्या बनाकर, अलायंस बनाकर, यानी गठबंधन बनाकर या समूह बनाकर भी वो क्या कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। कहने का मतलब, अगर खुद के दम पर अगर वो मेजोरिटी प्रूव कर रहे हैं
तो अपने दम पर सरकार बन जाएगी, किसी पार्टी का सहयोग लेने की जरूरत है ही नहीं। अगर वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती है तो दूसरे राजनीतिक दलों का सहयोग लेकर वो क्या करती है, पार्टी सरकार बनाती है, जिसको अपन पहले पढ़ चुके हैं कोalition गवर्नमेंट के अंतर्गत, गठबंधन सरकार के अंतर्गत। गठबंधन सरकार में क्या होता है कि भाई कोई भी जो मेजर पार्टी है जब वो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती है तो जो बाकी के जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनके साथ मिलकर यानी उनके सपोर्ट से वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोalition गवर्नमेंट भी बोलते हैं, अलायंस भी बोलते हैं और फ्रंट भी बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, कई राजनीतिक दल कंपीट करते हैं किसके लिए, पावर के लिए, और दो से ज्यादा राजनीतिक दलों के पास अवसर होता है कि वो उनमें से कोई सा भी सत्ता में आ सकता है, या तो खुद के दम पर वो मेजोरिटी प्रूव करके सत्ता में आ सकता है या दूसरे राजनीतिक दलों का सहयोग लेकर भी वो ऐसा कर सकता है। और ऐसा हुआ भी है, जैसे मैं कुछ अलायंस के उदाहरण बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा उदाहरण इंडिया है। अपने देश में ऐसा ही है, सभी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उन सबको इक्वल क्या दिया जाता है, चांस दिया जाता है कि भाई अगर आप में दम है तो चुनाव जीतो और जीतकर मेजोरिटी प्रूव करके सरकार बनाओ, तो वो मल्टी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया इंडिया। अब अगर अलायंस की बात करें, इस तरह के अलायंस कब कब बने हैं चुनाव जीतने के लिए, तो अगर अपन 2004 के अंदर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे उनकी अगर अपन बात करें तो उस समय 3 इस प्रकार के अलायंस देखे गए थे चुनाव जीतने के लिए। एक तो एनडीए था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एक लेफ्ट फ्रंट जिसको वाम मोर्चा बोला जाता है। तो ये 3 अलायंस बने थे ताकि चुनाव के अंदर अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद इस अलायंस के आधार पर क्या बना सके, अपनी गवर्नमेंट बना सके। तो ये है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा जोलम जाल वाला है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें भीड़ तंत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका फायदा ये भी है कि सभी को समान अवसर मिलता है कि वो अपनी बात रख सके और लोगों के लिए काम कर सके। तो इस संदर्भ में मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, बेहतर भी है। तो ये 3 पार्टी सिस्टम अपन ने पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी और एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। 3 पार्टी सिस्टम पढ़े। 1 पार्टी सिस्टम जिसमें अपन ने पढ़ा केवल एक ही पार्टी को प्रायोरिटी दी जाती है। 2 पार्टी सिस्टम जिसमें अपन ने पढ़ा पार्टी 2 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 2 मेजर जो पार्टी होती है उन्हीं के बीच चांस होता है क्या बनाने का, गवर्नमेंट बनाने का। और मल्टी पार्टी सिस्टम में मैंने बताया बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं और सभी राजनीतिक दलों को पूरा अवसर दिया जाता है कि भाई अगर आप में दम है तो मेजोरिटी प्रूव करो, सरकार बनाओ, खुद के दम पर नहीं बना पाते तो दूसरे राजनीतिक दलों का सहयोग लो। तो उस तरह का जो पार्टी सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं। अब लास्ट में एक क्वेश्चन बनता है, विच सिस्टम इज बेटर अमोंग देम, यानी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इन तीनों पार्टी सिस्टम में से कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे क्या है, बेहतर है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि ये जो 3 पार्टी सिस्टम पढ़े अपन ने, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे बेहतर है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो ये सामने आता है कि ये क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन ही क्या है, गलत है। इस चीज को अपन प्रूव करेंगे कि क्वेश्चन कैसे गलत है। क्यों? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर कोई प्रॉपर क्या हो, पार्टी सिस्टम क्या किया जाए, चूज किया जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी देश के अंदर जब कोई स्थिति डेवलप होती है तो उसको डेवलप होने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, समय लगता है, यानी बहुत ज्यादा समय, टाइम लगता है, तब जाकर वो धीरे धीरे इस प्रकार का सिस्टम वहां पर क्या होता है, डेवलप्ड होता है। तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा मतलब महत्व रखता है, टाइम की उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा और किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किस कंट्री के अंदर किस प्रकार का पार्टी सिस्टम है, एक है नेचर ऑफ सोसाइटी, यानी उस डेमोक्रेटिक कंट्री की जो समाज है उस समाज की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है। समझ में आ गई? इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कोऑपरेट करते हैं या फिर वो एक दूसरे को मतलब बांटने में विश्वास रखते हैं, किस प्रकार का नेचर है। इसके अलावा सोशल एंड रीजनल डिवीजन, सामाजिक और क्षेत्रीय विभाजन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अपन ने बेल्जियम वाले चैप्टर के यानी जो पावर शेयरिंग था उसमें बेल्जियम वाले एग्जांपल के अंदर ये पढ़ा था, उसमें यही है। रीजनल और सोशल डिवीजन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार का पार्टी सिस्टम होगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, यानी जो राजनीति का इतिहास है, यानी वहां पर पॉलिटिक्स का इतिहास भी देखा जाता है, किस प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिक्स होती
आई है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी वहां पर कौन सी चुनाव प्रणाली प्रयोग में ली जा रही है। जैसे अपन ने वन पार्टी सिस्टम में पढ़ा ना, चाइना के अंदर क्या हो रहा है, चाइना के अंदर इस प्रकार का इलेक्शन सिस्टम है कि वहां पर केवल एक ही पार्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, दूसरी पार्टी होती है लेकिन उनको कंपीट करने की अवसर नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया जाए वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो टाइम, उसको डेवलप होने में कितना टाइम लगा है, इसके अलावा नेचर ऑफ सोसाइटी, इसके अलावा सोशल एंड रीजनल डिविजन्स, उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स और सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इसके अलावा उस देश की सर्कमस्टेंसेस भी देखे जाते हैं, यानी परिस्थितियां भी देखी जाती हैं कि उस देश के अंदर स्थिति कैसी है। इसका अपन सबसे अच्छा उदाहरण अपने देश का ही ले सकते हैं, यानी इंडिया का ले सकते हैं। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट क्यों किया गया है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है, चाहे वो रिलीजन बेस्ड हो, चाहे वो आप रीजन बेस्ड देख लो, किसी भी आधार पर देख लो, बहुत ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। तो उसको मैनेज करना केवल एक पार्टी के बस की बात नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा पार्टीज का होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे देश की जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो इस तरह के हैं कि हमारे देश के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे सुटेबल है, मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत ज्यादा क्या है, सुटेबल है। तो ये था आज का अपना टॉपिक जिसमें अपन ने मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो कि बार बार कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरह से आप अगर देखेंगे तो आपके सामने कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको सारा का सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यही आशा करते हुए कि आपको अच्छी तरह से समझाने में सफल रहा हूं, यानी मैं समझा पाया हूं आपको। अच्छी तरह से वीडियो को पूरा देखें, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं बचेगा। बाकी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।